नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम यूपीएससी एग्जाम्स के रिजल्ट्स की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम के सफलतापूर्वक पास करने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभागियों से। लेकिन क्या आप जानते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तीसरा चरण व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि साक्षात्कार होता है। 28 मई 2023 को यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। सितंबर 2023 में यूपीएससी मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। 4 जनवरी से 9 अप्रैल 2024 के बीच साक्षात्कार चरण आयोजित किया गया। यूपीएससी सीएसई 2023 में 1016 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। जनरल कैटेगरी में यूपीएससी पास करने वाले 347 प्रतिभागी हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 115 उम्मीदवार पास हुए हैं। परीक्षा पास करने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या 303 है। यूपीएससी पास करने वाले एससी कैंडिडेट्स 165 हैं। यूपीएससी पास करने वाले एसटी उम्मीदवारों की संख्या 86 है। 52 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी जगह बनाने में सफल हुए हैं। राजधानी दिल्ली की नौशीन 9वीं रैंक लाकर टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रही है। 5 उम्मीदवार टॉप 100 में जगह बनाने में भी कामयाब रहे हैं। अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की बात की जाए तो पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 7 विशेषज्ञ मेहमानों से, और उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। अंशुल भट्ट, ऑल इंडिया रैंक 22, तालियां बजाकर स्वागत कर सकते हैं। साथ ही अन्नपूर्णा सिंह हैं, ऑल इंडिया रैंक 99। माही शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 106। इशिता फुलोरिया, उनका रैंक है ऑल इंडिया रैंक 140। हमारे साथ सागर कौशिक हैं। सागर का रैंक ऑल इंडिया रैंक 547 है। सागर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अलका त्रिपाठी, उनका ऑल इंडिया रैंक है 657। और भानु प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं, उनका ऑल इंडिया रैंक है 619। और साथ ही साथ भविष्य के यूपीएससी क्लियर करने वाले अभ्यर्थी भी यहां पर मौजूद हैं, उनके लिए भी तालियां। अंशुल, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपका गेटअप बहुत ही कमाल का लग रहा है। बहुत धन्यवाद। किस तरीके से यात्रा रही, और जब आपको पता लगा आप क्लियर करने में कामयाब रहे हैं, क्या पहला विचार था? तो सर, आपने जैसे मुझे इंट्रोड्यूस करा, तो उससे पहले मैं बता दूं, सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करा है रैंक 22 के हिसाब से। लेकिन मैं एज अ पर्सन समझता हूं कि एक इंसान अपनी रैंक से कहीं ऊपर होता है, या रैंक मुझे मैटर नहीं करती। तो मैं पहले भी एक एस्पिरेंट था, तो मैं अभी भी अपने आप को एक एस्पिरेंट ही बोलता हूँ। तो पहले जब मैं एस्पिरेंट था तो शायद एक यूपीएससी का सपना देखा था, लेकिन अभी भी मैं एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अब एक बेहतर कल का सपना देखता हूँ। तो दैट टाइम आई वॉज एन एस्पिरेंट, और टुडे ऑल्सो आई रिमेन एन एस्पिरेंट। आई एम एन एस्पिरेंट फॉर एवर। तो मैं सर अपने बारे में और कहूँ तो जैसे बच्चन साहब ने जो कविता लिखी थी कि मस्ती का मन मिट्टी का तन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो सर यही जब मैं छोटा था, मैं 12वीं क्लास में मैं कुमाऊं में मैंने टॉप करा था, तो एक पत्रकार मेरे पास आए थे। उन्होंने बोला था कि अंशुल, आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, क्या क्या बनना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, आप यूपीएससी करेंगे, आप लॉयर बनेंगे? तो मैंने बोला कि सर, मैंने अभी तक कुछ बनने का सपना तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने कुछ करने का सपना ज़रूर देखा है। तो सर मैं वही देश सेवा हमेशा से करना चाहता था, और मुझे लगता है कि यूपीएससी के माध्यम से मुझे एक देश सेवा का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उस पर खड़ा उतर सकूं। और जो वो एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, शायद आपने सुना होगा, कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ। तो सर अगर मेरा यूपीएससी में भी सिलेक्शन नहीं होता, मैं किसी और फील्ड में भी जाता, तो मेरा ध्येय ना यही रहता कि मुझे मातृभूमि की, यहाँ के लोगों की, और जो मेरे साथी हैं उत्तराखंड में जो मेरे लोग हैं, उनकी सेवा मैं कर सकूं। क्योंकि जब मैं छोटा था मैं देखता था मेरे साथ के बच्चे कई 3-3, 4-4 किलोमीटर चल के स्कूल जा रहे हैं। वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई। फिर वापसी में आपने भी देखा होगा शायद, आप अगर पहाड़ घूमते होंगे शायद आप लोग,
तो वापसी में जब वो स्कूल से आते हैं तो उनके सर पे घास भी रहती है, लकड़ियाँ भी रहती है। ऑल्दो अभी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, हमारी सरकार बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने उन सारी समस्याओं को बहुत पास से देखा है, समझा है, तो शायद मैं उनके प्रति कुछ कर सकूँ, अपने कुछ जो मेरे सोल्यूशंस है जो या मेरे विचार हैं तो उनके प्रति मैं मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। धन्यवाद। अन्नपूर्णा, यहाँ पर बात की अंशुल ने क्षण की, लेकिन क्षण क्षण मिलकर एक दीर्घ जीवन बनता है। लेकिन जब किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो क्षण कितने दीर्घ लगते हैं, कितने मुश्किल लगते हैं, और उन मुश्किलों से कैसे आप पार पाने में कामयाब रही? नमस्कार सर, दीर्घता की बात करूं अगर, तो मेरी जर्नी जो मेरा ये रहा है परिणाम के पहले, काफ़ी लंबा रहा है सर। पांचवा प्रयास था ये मेरा, बट इसके पहले सर जो 3 प्रयास थे वो मैंने एक जॉब के साथ दिए थे। मैं इसके पहले सेमीकंडक्टर इंजीनियर के तरह इंटेल में कार्य कर रही थी, बैंगलोर में कार्यरत थी, और उसके बाद रेजिग्नेशन दे के अपने होम स्टेट पटना बिहार आके वापस अपनी तैयारी की थी। तो सर ये जो पूरी जर्नी होती है सभी की सर, हर किसी की अलग अलग, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस से जुड़ी हुई रहती है। बट आई थिंक सर यहाँ पे एक एफर्ट लेके एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स और दोस्तों और टीचर्स का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहता है, एंड सर मेरे केस में वो रहा है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बच्ची हूँ, पुत्री हूँ, और सर उस केस में जितना एफर्ट्स मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर लगाया है, अगर ये 30% मेरी सफलता है सर, तो 70% उनकी है। तो सर इसी के लिए यहाँ पे बैठ पाई हूँ और अभी आपसे बात कर पा रही हूँ। लेकिन हम लोग तो सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। बिल्कुल वो सर। क्षेत्र आपने छोड़ दिया है, बिल्कुल तो सर। उसकी भरपाई कैसे होगी? सर इंसिडेंटली ये एक सवाल था मेरे इंटरव्यू में सर मुझे 212 अंक प्राप्त हुए इस बार, लेकिन जब मुझे ये सवाल मिला था बताने को तो मुझे लगा कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं हो गई उत्तर देने में। सर मेरा उत्तर उस समय भी यही था, अभी भी यही रहेगा, कि जो भी मैंने लर्निंग्स ली सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सेमीकंडक्टर्स में, वो कहीं नहीं जाएगा सर। इनफैक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एनीबडी इन द सिविल सर्विसेज, मैं उसको और एक्सपैंड कर पाऊंगी और शायद एक नहीं कई ज़्यादा अन्नपूर्णा को प्रमोट कर पाऊंगी सर। माही, अगर बात करें चरणबद्ध तरीके से प्रीलिम्स की, अगर बात करें तो वो पहली चुनौती होती है, वो पहली चुनौती को पार करना, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूँगा, तमाम लोग जो हमारा टेलीविज़न देख रहे होंगे, प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो भी जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम आपको नमस्कार सर। जैसे आपने बताया कि यूपीएससी का प्रथम चरण प्रीलिम्स होता है जो थोड़ा टफ होता है। ये संघ लोक सेवा आयोग में मेरा दूसरा प्रयास था और पहले प्रयास में मेरा भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो वहाँ की गलतियों से मैं बताती हूँ कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। मेरे पहले प्रयास की सर गलती यह थी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। जो सिलेबस संघ लोक सेवा आयोग सीएसी के लिए देता है, आपको उस सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ें कंठस्थ होनी चाहिए, मैं ये चीज़ बोलूँगी प्रीलिम्स लिखने से पहले। दूसरी चीज़ है, जो यूपीएससी पिछले पेपर्स करवा चुका है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम हमसे डिमांड क्या कर रही है, कि हम किस तरह से चीज़ों को पढ़ें। ये है कि आपको पहले के पेपर्स देखना है डिमांड के लिए। सर तीसरा है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपका एक एम होना चाहिए, एक एम्बिशन ये होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में क्यों क्लियर करना है। मेरे साथ ही सर एक किस्सा हुआ था, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगी कि जब 23 का पेपर दे के मैं अपने घर जा रही थी, मैं एक जनजाति क्षेत्र से आती हूँ सर, तो 23 का प्रीलिम्स था 28 मई 2023 को, और मुझे लग रहा था मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। और 29 मई को मैं घर जा रही थी तो मैंने देखा था एक जनजाति क्षेत्र था, उसमें लगभग 7 साढ़े 7 माह का गर्भ धारण करे एक महिला मजदूर 45 डिग्री के सूरज में कंस्ट्रक्शन साइट पे ईंट का टोकरा उठाकर काम कर रही थी। उस चीज़ को देखकर सर मैं एकदम अंदर तक मैं पूरा हिल गई। तो मैंने सोचा इस बार अगर प्रीलिम्स नहीं भी होता है तो मैं खुद से ये वादा करती हूँ कि अगले साल में ये प्रीलिम्स क्लियर करूँगी, साथ ही साथ पूरा एग्ज़ाम क्लियर करूँगी, ताकि मैं अपना पूरा जीवन इस समाज सेवा को समर्पित कर सकूँ। तो सर ये मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे पड़ाव पार करने के लिए। क्या बात धन्यवाद है। सर। सागर कौशिक, नमस्कार सर। ये पहला चरण था, उसके लिए बता दिया कि पहले क्लियर नहीं हुआ तो इन्होंने देखा कि कहाँ खामी रह गई, कहाँ जो है तैयारी और करने की आवश्यकता है। लेकिन जब दूसरे चरण में जो है हम मेन एग्ज़ाम में पहुँचते हैं,
वहाँ पर पहुँचने की तैयारी कितनी दूर हो, कितनी मुश्किल होती है? सर एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स मेंस डेफिनेटली टफ़र साइड है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये प्रेडिक्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स, बिकॉज इन प्रीलिम्स देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो कि आप अपने PYQ से एनालाइज कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स UPSC पूछना चाह रहा है आपसे और किस चीज़ पे गवर्नमेंट का फोकस है, आप वहाँ पे एक फोकस कर सकते हैं। सेकंड, जो करंट अफेयर में चल रहा है वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है टू मेक श्योर कि जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए आप अटैम्प्ट कर पाएँ। थर्ड सर एक मैटर करता है कि आप पेपर से पहले तैयारी कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड अगर उसको सब पार्ट्स में डिवाइडेड करें तो अराउंड 50 to 60 सब पार्ट्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो यही है कि सर आपको 250 मार्क्स पूरा अटैम्प्ट करना है, नॉट दोज 20 क्वेश्चंस बट दोज 60 क्वेश्चंस यू हैव टू अटैम्प्ट। सेकेंड, हर क्वेश्चन में आपको आधा आधा मार्क्स के लिए फाइट करनी है टू मेक श्योर आपका वो 10 मार्क्स पर पेपर ईच आपका इंक्रीज़ हो जाए। एंड इसमें क्या सर, आप इसमें आप इनपुट ले सकते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ से, लाइक उन्होंने कैसा लिखा है कि UPSC उन्होंने मार्क्स अवॉर्ड किए हैं। एंड UPSC एज फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न, इट इज़ आस्किंग फॉर अ टेक्निकल आंसर्स इन आ जनरल स्टडीज़, लाइक इट इज़ आस्किंग फॉर फैक्ट्स, इट इज़ आस्किंग फॉर कमिटीज़, वो आपको वहाँ पे कोट डाउन करनी पड़ेगी और वो आप प्रायर टू पेपर ही आप अपने मॉडल आंसर्स बना के आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि सीधा पेपर में जाएं एंड वहाँ पे आप ट्राई करें एक बेटर इंट्रोडक्शन लिखने की और एक बेटर कंक्लूजन लिखने की, वो आपको पहले ही आपको पॉइंटर फॉर्मेट में याद होना चाहिए। याद होना चाहिए। जी। इशिता, हमने देखा कि एक समय ऐसा था कि जब ये कहा जाता था कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले लोग जो हैं UPSC जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा जाते हैं और क्लियर भी करते हैं, लेकिन पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई करने वाले वो UPSC कर रहे हैं, क्लियर भी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग करने वाले, आपकी क्या स्ट्रीम रही थी और पहली बार कब मन में आया कि मुझे UPSC क्लियर करना है? नमस्ते सर। तो मेरी स्कूल में स्ट्रीम भी ह्यूमैनिटीज़ रही है और मैंने उसके बाद भी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने भी काफ़ी सोचा है और मुझे जहाँ तक मुझे समझ आया कि हो सकता है कि इसका रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि उनको वो पढ़ाई करने की आदत रही है एक ऑलरेडी बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, नीट जैसे JEE जैसे एग्ज़ाम्स के लिए उन्होंने पढ़ रखा है, तो उनको एटलीस्ट वो पता होता है कि इसमें कितनी मेहनत जाती है, आपको कितना टाइम देना होता है। तो वो एस्पेक्ट में उनको शायद दिक्कत ना आती हो, इसके वजह से वो क्लियर कर लेते हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चैलेंजिंग ही होता होगा क्योंकि अदर देन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स का सिलेबस है या फिर जो मेंस का सिलेबस है उसमें उनके ग्रेजुएशन से हो सकता है ज़्यादा हेल्प ना होती हो क्योंकि ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के ही सब्जेक्ट्स आते हैं। तो और मेरी जो मोटिवेशन थी, मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ाई करनी शुरू करी थी। तो पहले मुझे भी कोई आइडिया नहीं था मैं क्या करूँगी। मेरा भी मन तो यही था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अपना भी अपने साइड से कंट्रीब्यूशन करना है। पोटेंशियल क्योंकि है हम में, जिनको भी अच्छी पढ़ाई मिलती है, अच्छे एक्सपोजर मिलता है, फ़र्ज़ तो इतना बनता है कि हम भी कुछ वापस दें। ये कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा? सर सेकंड अटेम्प्ट। चलिए वाह, हाँ। बहुत बढ़िया। अलगा कहते हैं कि जो है जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके जो है थोड़ा सा पाँव कांपने लगते हैं, आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, नर्व्स को जो है कंट्रोल करना पड़ता है। उस वक्त जब इंटरव्यू दे रही थी, क्या कुछ चल रहा था या सामने अंधेरा सा छा जाता है क्या? आम लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है और ये तो कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा साक्षात्कार, सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ करता है। पहले तो सर नमस्ते, और अभी मुझे ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ऐसा मैंने कभी सामना नहीं किया है इस चीज़ों का। लेकिन अभी इंटरव्यू की में थोड़ी दिन की बात है, उसके बाद जब आप लोगों को पोस्टिंग मिल जाएगी तो हम लोगों को डर लगा करेगा। जी, पहले तो इंटरव्यू में जब भी हम मॉक दे रहे होते हैं तो वहाँ पे यही प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपको डर ना लगे।
पर मॉक हमेशा मॉक ही लगता है, मतलब वहाँ अंदर जाने के बाद डर नहीं लगता। अच्छा। पर मेन इंटरव्यू में चाहे आप जितना ट्राई कर लो आपको डर लगता ही है, थोड़ा तो अंदर रहता है कि ये आपका एग्ज़ाम है और इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर दिए तो आपका लिस्ट में नाम हो सकता है। तो वहाँ पे सबसे पहले तो बहुत डर लगता है। फिर मैं इंटरव्यू बोर्ड में गई जब अंदर, तो सर ने पूछा कि आपको डर लग रहा है, तो मैंने बोला हाँ सर थोड़ी नर्वसनेस है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, पहले बात की चलिए आपकी नर्वसनेस दूर करते हैं, तो उन्होंने बात की पहले 5 मिनट, फिर बोले कि चलिए ठीक है अब दूर हो गई, तो मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि हाँ ठीक है नर्वसनेस थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से वो हैंडल कर दिया, मतलब वहाँ पे ही मेरा डर भगा दिया था। वैसे अभी मुझे ज़्यादा डर लग रहा है। भानु प्रताप जी, आपके बारे में ये है कि शायद आपके मन में ये भी एक बार आ गया कि पढ़ाई भी आप कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, टर्निंग पॉइंट क्या रहा? थैंक यू सर। डेफिनेटली मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। मेरा 10th 2009 में हुआ 48% मार्क्स के साथ, और फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी 1 साल के लिए। फिर मैंने 12th बाद में सोचा कि चलो आगे पढ़ता हूँ, तो फिर मैंने 12th किया 57% मार्क्स के साथ, और फिर मैंने फिर से पढ़ाई छोड़ दी। और उसके 2 साल बाद मुझे लगा कि चलो ग्रेजुएशन करना चाहिए, तो ग्रेजुएशन किया, और वो ग्रेजुएशन मैंने BA किया 50% मार्क्स के साथ। इस ड्यूरेशन में मेरा सपना था, मैं गांव से आता हूं, तो मेरा सपना था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, जवान बनना है बेसिकली। तो मैं उसकी प्रिपरेशन में कर रहा था और लगातार रैली भर्तियां जो आती हैं वो देख रहा था। 2016 में मेरा लास्ट अटैम्प्ट जो था वो इंडियन आर्मी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेडिकली मैं अनफिट हो गया था। और वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर वापस आने के बाद मुझे लगा कि यार पढ़ाई ना करके मैंने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि यहाँ से वापस आने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो कम से कम मेंटल एबिलिटीज़ इतनी डेवलप हो जाएंगी कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। वो ट्रांजिशन फेज़ था, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो सबसे पहले मुझे बेसिक पढ़ाई करनी पड़ी, तो 2 साल मैंने डेडिकेटेड 9, 10th, 11th, 12th उसकी कोचिंग की और उसकी स्टडी की, और फिर मैं UPSC की जर्नी में आया। तो ये मेरा चौथा अटैम्प्ट, तीसरा मेंस और दूसरा इंटरव्यू और फर्स्ट सिलेक्शन है। संकल्प का आपके जीवन में मैंने सुना है कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। जी जी। संकल्प ने शायद आपको संकल्प दिलवाया जिससे आप जो है UPSC एग्ज़ाम क्लियर करने में कामयाब रहे। एग्जैक्टली संकल्प का बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली तनेजा सर का, क्योंकि इस बार मेरा लिस्ट में नाम इस वजह से, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर है, और इंटरव्यू में स्कोर करने में जो तनेजा सर ने जो हेल्प की है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका मैं कभी वो ऋण नहीं उनका चुका पाऊंगा। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि रिजेक्शन बहुत अच्छा होता है। APJ कलाम साहब हमारे सामने एक ऐसा जीवंत उदाहरण रहे हैं कि पायलट बनना चाह रहे थे, पायलट नहीं बन पाए, तो देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन गए। पीछे माइक दे दीजिए आप, और जल्दी जल्दी से छोटे छोटे सवाल अगर पूछना चाहें या कुछ अपना साझा करना चाहें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। जी सर नमस्कार। जी सर मेरा प्रश्न ऐसा है कि UPSC में, जैसा कि हम सभी को विदित है कि ग्रेजुएशन एक रिक्वायरमेंट होती है। सो सर मेरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक प्रश्न है कि ग्रेजुएशन करने के बाद जब युवा तैयारी में आता है, तो सर UPSC की डिमांड इतनी सी होती है सिलेबस में कि मेंस का सिलेबस आपके ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी को कोचिंग संस्थानों का सहायता लेनी पड़ती है। तो सर कुछ संस्थान जो हैं, सर ये कहना मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। तो सर क्या हम अपनी शिक्षा व्यवस्था और कॉलेज का जो उच्च शिक्षा स्तर है उसको कैसे हम सुधार सकते हैं और कैसे इसमें देश के लिए योगदान दे सकते हैं? चलिए, वैसे इसमें कुछ गलत तो है नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इतने सारे कोचिंग सेंटर खुलते हैं तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाने के लिए भी मिला। जल्दी जल्दी कौन? जी सर मेरा ये सवाल है जो आगे बैठे हुए लोग हैं, खासकर उनको, कि आपकी इस जर्नी में मेंटर का क्या रोल रहा है? मेंटर का, वाह। और कोई और? मेरा सवाल ये है कि जैसे मैम ने बताया कि उनका 5th अटेम्प्ट है, तो मेरा सवाल ये है कि अपने आप को कैसे सस्टेन किया उस जर्नी में, बिकॉज अभी ये मेरा 4th अटेम्प्ट होगा और अभी मेरी हालत ख़राब हो गई है। अभी मन करता है कि छोड़ दूँ इस प्रिपरेशन को। और तो मेरा प्रश्न यही, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? मतलब रियल वाला बताइए, एक्चुअल मोटिवेशन क्या था? अंशुल को माइक दें। अंशुल, एक तो कोचिंग का सवाल है और दूसरा है मेंटर का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है।
तो सर पहले मेंटोर वाले सवाल पे आता हूँ, किसने पूछा था मेंटर का? हाँ। आपका नाम? हाँ। समझा, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। तो मैं मेंटर के सवाल पे मैं अपने ही दृष्टिकोण बताऊंगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर पढ़ाई देहरादून और नैनीताल और हल्द्वानी में करी थी इसकी। तो एज सच मैं किसी इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा नहीं था। थोड़ी बहुत जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, तो मैं वो लेता था। तो मुझे लगता था एज सच मुझे कोई मेंटर तो नहीं मिला, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से जो रहते हैं, जो महान हस्तियाँ होती हैं, मैंने उनकी तरफ देखता था और मुझे हमेशा उनसे इंस्पिरेशन मिलता था। बल्कि मैंने अपने इंटरव्यू में उनकी बात भी करी। एक है जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हमेशा से, स्वामी विवेकानंद जी, और फिर दूसरे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और हमारे श्री अरबिंदो घोष जी। आपने उनके बारे में शायद सुना भी होगा, अरबिंदो घोष जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने जब उस समय इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाल दिया था, उसके बाद उन्होंने उसको त्याग दिया, क्योंकि वो सोचते थे कि वो देश की जो सेवा है वो पॉलिटिक्स में आके ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने उस समय, हम लोग तो अभी थरथराएंगे इस सवाल को भी कि आपका एग्ज़ाम निकल गया, आप छोड़ दे, आप थरथरा जाएंगे ये सवाल, ये सोच के भी। परंतु उन्होंने उस समय, जबकि वो इतना प्रख्यात था, उस समय उन्होंने बिल्कुल उसको बिल्कुल बिना एक क्षण सोचे त्याग दिया। और इसी से अगर फिर कभी कभी जैसे मुझे मोटिवेशन चाहिए होती थी, जैसे आपने एक और मोटिवेशन का सवाल पूछा, तो शायद आपने सभी ने वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक है, और जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की जो भी बुक्स होती हैं, तो जब भी मैं थोड़ा लो मोटिवेटेड फील करता था, मैं उसको खोलता था। और स्पेशली जो हमारा जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो एक फ़ेज़ आता है, रेवोल्यूशनरी वाला फ़ेज़, और उससे पहले गांधीयन फ़ेज़, तो मैं उसको पढ़ने लगता था। तो जब भी मैं नाम देखता था कि मदन लाल ढींगरा जी और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास और इतने बड़े बड़े लोगों का नाम दिखता था, मैं सोचता था यार उन्होंने कितनी आसानी से पूरी अपनी जो लाइफ है वो देश के लिए न्योछावर कर दी। मुझे लगता है जब आप भी पढ़ते होंगे वो हिस्ट्री का वो एक छोटा सा सेक्शन, आपकी आंखों में भी आंसू आते होंगे। और मुझे लगता है जब आप वो पढ़ते हो ना, तो उससे बड़ा मोटिवेशन आपको ज़िंदगी में कुछ और नहीं मिल सकता। अन्नपूर्णा, आपका तो नाम लेकर सवाल पूछा गया है, 4th अटेम्प्ट है उनका, सस्टेन कैसे किया जाए? जी बिल्कुल। सर आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक जी। बहुत ही सुंदर सवाल है ये सर, मैं भी इसका जवाब खोजा करती थी अभी रिजल्ट के पहले तक। सर मुझे ऐसा लगता है ना कि मोटिवेशन एक जो शब्द है ये बहुत ही ट्रांजिएंट है, बहुत क्षणिक है। अगर हमें उसे परमानेंट करना है तो हमें कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। इनिशियल अटेम्प्ट्स में सर जब मैंने लगातार फेलियर्स देखे थे तो बहुत ही लगता था कि कैसे अपने आप को कंटिन्यू करें, जैसा सर ने पूछा भी है। 2 चीज़ें थी सर जो मैंने ऑनेस्टली, आपने कहा कि जो एक्चुअली हेल्प करता है वो बताइए, तो मैं वही बताऊंगी। पहली चीज़ थी सर कि जो डिसिप्लिन, जो मैं एवरीडे का टाइम टेबल बनाती थी, वो मेरा मोटिवेशन था। क्योंकि सर मैं किसी और के लोकस ऑफ कंट्रोल पे डिपेंडेंट नहीं थी कि कोई कुछ कहेगा तो उससे मुझे मोटिवेशन आएगी एंड मैं कार्य करूँगी। एवरीडे सोने के पहले जो अपना समय बनाया है कि कल ये चीज़ें करनी है, उससे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी। और अगर आप खुद से सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट हैं तो उससे बड़ा मोटिवेशन तो कोई है ही नहीं। दूसरी चीज़ है सर कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मुझे पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि ये जो कुछ लाइन्स हैं, जैसे सर ने कहा, बहुत ही प्रख्यात व्यक्तियों के बारे में पढ़ना, कुछ कविताएं पढ़ना। तो सर मेरी जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर एक कविता लिख रखी थी, उसे बार बार देखा करती थी कि अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं शेयर करूँगी सर। नेकी और पूछ पूछ बोलते इसको। सर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपदाओं पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छंजाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। माही, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है माना जाता है, लेकिन क्या ये किसी रूप में सपोर्ट भी करता है, तैयारियों में कुछ हेल्प भी करता है? किस तरीके से देखते हैं सोशल मीडिया के रोल को? जी सर, ये जो सोशल मीडिया नई नई टेक्नोलॉजीज़ है, हर दिन कोई नया ऐप आता है। इसके 2 पहलू है। पहला डिस्ट्रैक्शन जैसे आपने बोला, दूसरा पहलू है इसका हेल्पिंग नेचर। वैसे तो तैयारी के दौरान भी और तैयारी के पहले भी आई वॉज़ नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, तो मेरा इतना एक्टिवनेस नहीं रहता था। बट जैसे जो कुछ मेरे दोस्त थे जो एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया पर, उनकी तरफ से यही इनपुट आता था कि बहुत हद तक ये मदद करता है, जैसे जो करंट में चीज़ें चल रही है वो। साथ ही साथ जो हमारे देश की हमारे देश के प्रख्यात और विश्व भर के प्रख्यात व्यक्तित्व है, उनके क्या क्या सोचने के तरीके हैं, किसी भी एक इवेंट को लेकर उनका क्या क्या कमेंट है किसी भी एक इवेंट को लेकर, तो वो हमें जानने का अवसर मिलता है। साथ ही कुछ लोगों के लिए थोड़ा रिक्रिएशन का काम करता है कि जो मोनोलोगस दिनचर्या हो जाती है तैयारी के दौरान,
ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जुड़ सकें। तो सर ये मदद भी करता है, पर वही जैसे अन्नपूर्णा ने बोला, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा कितना समय और कितना क्वालिटी किस क्वालिटी का आउटपुट हम उससे ले पा रहे हैं सोशल मीडिया से, लेकिन तभी जो हमें आपको यूज़ करना सजेशंस देते चाहिए। थे वो क्रैक कर पाए कि नहीं कर पाए एग्जाम? सर उनमें से कुछ ने किया है, उनमें से कुछ ने नहीं किया अच्छा, है मिक्स सर। मतलब हाँ, रिजल्ट्स हैं। जी सर। सागर, सवाल यही उठता है कि चुनौतियां होती हैं, चुनौतियों को किस तरीके से जो है पार पाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए चीज़ों को, और कितना समय स्टडी को दिया जाना चाहिए पूरी तैयारी के लिए? सर बेसिकली जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो बड़ा एक लॉन्ग मैराथन है। आपको 2-3 साल एक विद एफर्ट्स, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आपको ऐसा नहीं आप आज पढ़ोगे तो चीज़ें मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हम जॉब करते हैं, 1 महीने बाद सैलरी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे 2-3 साल तक कुछ भी नहीं होता। तो उसमें मेरा तो सर ये था कि आई यूज़ टू फॉलो कर्म योग, जो कि श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में बताया है कि हमारा अधिकार हमारे सिर्फ कर्म पे है, और वो जो हमारा कर्म है उसी को मैं देखता था कि मुझे तैयारी करने का मौका मिल रहा है, मुझे मेंस लिखने का मौका मिल रहा है या इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, यही मेरा फल है। मेरा फल ये नहीं हुआ कि लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो मेरे को एक कर्म करने का मौका दिया भगवान ने, तो उसको ही मैं फल की तरह देखता था। क्योंकि अगर हम सिर्फ रिज़ल्ट पे अटैच हो जाएंगे तो नहीं होगा तो निराशा हाथ लगेगी, होगा तो लालच बढ़ जाएगा। तो इससे एक मध्यम मार्ग पकड़कर कि हम सिर्फ अपने कर्म पे डेडिकेटेड रहें, ये मेरा असर रहा है लास्ट फॉर द 2 years। इशिता, कोई तो इनर पावर होगी जो आपको कहता है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, अब तो 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, उसमें से भी अब मुट्ठी भर लोग जो हैं पहुंच पाते हैं या फिर ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। कोई ऐसी पावर जो आपको लगातार आपको जो है मार्ग आपका प्रशस्त करती रहती है कि आप कर पाएंगे, वो क्या होती है? या होती भी है या नहीं होती है? सर आई थिंक इसमें आत्मविश्वास एक डेफिनेटली मैं बोलूँगी एक गुण है, क्योंकि सब लोग हर तरीके की चीज़ें बोलते हैं। कोई टॉपर आपको कुछ बोल रहा है किसी न्यूज़ में, या फिर कहीं कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर कोई मेंटर्स कुछ बोल रहे हैं। तो हम में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उनकी बात सुनने के लिए ओपन हो, बट अगर हमें लगे कि ये एडवाइस मुझ पर लागू नहीं हो रही तो हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि हम इसे रिजेक्ट कर ले। मुझे लगता है एक जो अंदर से क्वालिटी होती है वो है कि हमको ये यकीन रखना है कि हम ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जब हम ऑफिसर बनेंगे तब हमारे ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी जहाँ पे हमारी जजमेंट, हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी टेस्ट होंगी। तो उसी की प्रैक्टिस अगर हम अभी से करें कि हम अपने डिसीजंस पे भरोसा रखें, दूसरे बोल रहे हैं उनका इनपुट ले, बट फिर हम अपनी भी अपने तरफ से हम वो शक्ति अपने पर भरोसा रखें, तो वो ही मुझे लगता है एक इनर पावर है जो हमको थ्रू आउट द जर्नी। पूछना क्या नहीं है आप? पूछे जल्दी से, जल्दी, टाइम बहुत कम है। हाँ, जैसे सर अभी सिर्फ 40 डेज बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, 2014 के लिए, 24 के लिए, तो सर इसको कैसे टैकल किया जाए? जैसे डर लगने लगा है कि पीछे वाली चीज़ें भूलते जा रहा है और आगे पढ़ते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? हाँ, जल्दी कौन? हाँ सर नमस्ते सर, मैं पिछला जो दिया था यूपीएससी का एग्ज़ाम, मैं सीसैट में फेल हो गया था, तो मैं चाहूँगा कि टॉपर लोग थोड़ा बताएं कि सीसैट में कैसे करें कि उसका सही हो। अभी जैसे कंटेंट को लेकर के चैट जीपीटी और इतने सारे बल्क ऑफ कंटेंट है, तो उसको कैसे हम लोग मैनेज कर पाएँ कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग मतलब वो उसको सिंक्रोनाइज कर पाए, छोटा कर पाएँ, इस पर थोड़ा बता देंगे तो। हल्का आप लो माइक ने, जल्दी आपने सुन लिया होगा कि अब प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कि कैसे उसकी तैयारी की जाए। जो हमने तैयारी पहले से की हुई है, हम काफ़ी टाइम से तैयारी करते हुए आते हैं। जब हमें अटेम्प्ट करना होता है तो ऐसा लगता है, सबके साथ होता है कि भूल जा रहा है, कुछ याद नहीं है, बट जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन तो आपको फैमिलियर तो मिलते हैं और आपको इतना तो आता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। रही बात सीसेट की, वो सबसे टफ टास्क है इस टाइम पे, और स्पेशली मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ा टास्क इस टाइम पे सीसेट ही है। तो उससे कैसे आप जो है? तो सीसेट के लिए हमको पहले से ये प्रिपेयर होना चाहिए कि टेस्ट लगाने चाहिए, हमें देखना चाहिए प्रीवियस ईयर, स्पेशली प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें कॉम्प्रहेंशन होते हैं।
कॉम्प्रहेंशन में ऐसा है कि अगर आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कौन सा आंसर डिमांड कर रही है। तो जितनी बार आप लगाओगे तो आपको लास्ट में ऐसा लगेगा कि यूपीएससी यही ऐसे टाइप के ही आंसर चाहती है। तो वो मेरा रहा है कि उसने बहुत हेल्प की है मेरे सीसेट पास करने में। मनु प्रताप, हम देखते हैं कि फिल्मों में भी देखते हैं कि जो पहले से ही अच्छा करता है और वो कुछ बेहतर करता है तो वो नायक बनकर सामने नहीं आता। जो दौड़ में पीछे से जो है दौड़ता हुआ आगे पहुंचता है और दौड़ जीत जाता है, वो नायक के तौर पर सामने आता है। क्या उस नायकत्व के पीछे कोई एक ऐसी एनर्जी है जिसने आपको जागृत कर दिया और आप जो है ट्रैक पर आ गए और आज आप यूपीएससी जो है क्लियर करने में कामयाब हो गए? मोटिवेशनल हो सकती है आपकी ये बात, आपका इस सेंटेंस। समय समाप्त हो रहा है और इसी नोट पर हम लोग चाहते हैं कुछ लोगों को जानकारी मिले। यस सर, थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मुझे एक आम लड़के से यहाँ तक ऑफिसर बनने तक की जो जर्नी है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का रोल है और वो है डीप इंट्रोस्पेक्शन। मैंने जब फर्स्ट टाइम मुझे क्लिक हुआ था, मुझे किक लगी कि मैंने स्टडी नहीं की, तो मुझे लगा था मैं बहुत पिछड़ गया हूँ। तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं अपनी कमियों को पहले पहचानूँ, फिर उन्हें स्वीकार करूँ, फिर उन पर काम करूँ कमिटेड होकर के, और जब वो सही हो जाएं तो फिर से इसी प्रोसेस को दोहराऊँ। तो वही एक एनर्जी थी मुझ में। सिर्फ एक ही चीज़ मैं सोचता था कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड सोचा है कि मुझे एक दिन अपने आप को इतना सुधारते रहना, रिफ़ाइन करते रहना, रोज़ रिफ़ाइन करते रहना कि अपने आप में जो सिविल सर्विसेज या ऑफिसर वाला एप्टीट्यूड होता है वो अपने आप डेवलप हो जाए। और जिस दिन हो जाएगा मैं उसी दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी वजह से मैं अपने फेलियर्स को बहुत ईजिली पचा लेता था, क्योंकि जब मैं फेल होता था तो मैं यही सोचता था कि अभी मेरे अंदर मैं खुद को उतना रिफ़ाइन नहीं कर पाया हूँ, उतना बेहतर नहीं बन पाया हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मुझे और काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे बाउंस बैक करने में बहुत ही कम समय लगता था। लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पास 4 दिन थे प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए और मुझे संभलने में केवल आधा घंटा लगा था। मैंने सोच लिया कि हाँ, मेरा जो स्किल था अभी उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो अब फिर से प्रिपेयर करूँगा। तो ये एक शायद वो चीज़ रही जो मुझे यहाँ तक लाई। जी हाँ, यूपीएससी और सिविल सर्विस की तैयारी करना एक मैराथन है, लंबी यात्रा है और इस यात्रा में आप ये समझकर चलेंगे कि आप सफल होंगे ही, तो शायद सफल ना हो, लेकिन सफल हूँ या न हूँ, मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा, श्रम करता रहूँगा और मेहनत से अपनी तैयारी करता रहूँगा। तो आप जैसे 7 लोग हमारे सामने भारत का भविष्य बनकर उभर कर सामने आए हैं, ऐसे ही आप लोग भी बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप 7 का, और आप जो है भारत की आवाज़ बनकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आप लोगों से फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।